नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो जो आज का टॉपिक है वो इंटीग्रल डोमेन का चलने वाला है और इंटीग्रल डोमेन के टॉपिक पे भी आज हम लोग इस वीडियो में उसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम देखने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट पहले आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था उसे डिटेल में। आज जो है उसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम चलने वाली है। थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है काफी एग्जामिनेशन पर्पस से। उसका रीजन ये है क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान है और इंटीग्रल डोमेन के ऊपर बेस्ड एक बहुत फेमस थ्योरम है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है एग्जामिनेशन पर्पस से। ये आप समझ रहे हैं। बाकी अगर कोई बच्चा सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो उसके लिए तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधा काम की बात करते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आर आपके पास एक सेट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, मतलब आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग कब बना होगा? मैंने मान लिया आर मेरे पास नाम का कोई एक सेट है, उस सेट ने रिंग की 8 प्रॉपर्टी प्रूफ करी होंगी, उसके अलावा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करी होगी, तब जाके वो कॉम्यूटेटिव रिंग बना। ये आपको समझ है? तब जाके वो वाला सेट आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग बना, जो उसने यहाँ पे सीधा लिख दिया कि लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। इसका मीनिंग समझ आया? सॉरी। देन उसके बाद R इज एन इंटीग्रल डोमेन। R इंटीग्रल डोमेन होगा, ये आपको समझ आया? ये हमें पता है कि R कॉम्यूटेटिव रिंग है, हमें यहां पे कंडीशन दे रहा है। देन उसके बाद फिर R इज एन इंटीग्रल डोमेन, R एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अब इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग क्या था कि आपके पास दो नॉन जीरो एलिमेंट है। सॉरी, इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग था कि आप, मैं अलग बोल रहा था, सॉरी। देखिए इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग ये था कि आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और वो कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर है, वो इंटीग्रल डोमेन का था मीनिंग था। और जीरो डिवीजर आपको काफी अच्छे से आता है कि आपके पास अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो उनमें से एक ना एक क्वांटिटी जरूर जीरो होगी, ये जीरो डिवीजर था। और अगर दो नॉन जीरो क्वांटिटी है तो उनकी प्रोडक्ट भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी ही आती है। ये आपको समझ आया? तो इंटीग्रल डोमेन में ये तीन चीज आती हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। ये आपको समझ है? तो उसने यहां पर इतना सिंपल बोल दिया, देन आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो जैसे इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग आएगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन का मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। ये आपको समझ है? तो आर इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी जब a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी है। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी है तो कैंसिलेशन हो जा रहा है a से a और रिजल्ट मेरे को b इज इक्वल टू सी मिल रहा है। और ये b इज इक्वल टू सी इसलिए मिल रहा है, कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ चल रहा है, इसलिए मेरे को b इज इक्वल टू सी मिला, क्योंकि r कैसा है? एक इंटीग्रल डोमेन है। ये आपको समझ आया? तभी यहां पर a से a कैंसिल होकर b इज इक्वल टू सी मिलेगा। इनडायरेक्टली वो थ्योरम में आपसे ये कहना चाहता है, ये तो आपको सिंपल पता है कि एबीसी बिलोंग करेगा आर को एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनडायरेक्टली वो थ्योरम में आपसे ये कहना चाहता है कि आपको एक कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग दी हुई है जो कि एक इंटीग्रल डोमेन है, आपको कोई भी एक आर दिया हुआ है जो कि कॉम्यूटेटिव रिंग है और इंटीग्रल डोमेन है। ये आपको समझ आया? कोई भी आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग और इंटीग्रल डोमेन है। उसके बाद कह रहा है, वो समझ रहे हो ना इस चीज को काफी अच्छे से? इनडायरेक्टली वो आपसे ये कहना चाहता है, समरी देना चाहता हूं मैं इसकी, वो ये कह रहा है कि आर कोई एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग है उसको मैंने अलग रख लिया। तो कॉम्यूटेटिव रिंग होने के बाद अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हो कैंसिलेशन जो है वो होल्ड करेगा। यहां पर मैंने ए से ए कैंसिल कर दिया तो लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड कर रहा है, वैसे मैं राइट में भी ए से ए कैंसिल कर सकता था, मतलब दोनों लेफ्ट कैंसिलेशन लो भी और आगे चल के मैं करवाऊंगा राइट कैंसिलेशन लो भी। राइट कैंसिलेशन लो ये वाला कि अगर b डॉट ए बराबर है c डॉट ए के, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू c भी होल्ड होगा। ये आपको समझ है? तो ये उसने बोला हुआ है कि r आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ ये तभी होगा जब वहां पर आपका कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। ये आपको समझ आया? और इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन लगी हुई है, मतलब कन्वर्स स्टेटमेंट भी चलेगा, कन्वर्स बैकवर्ड भी चलेगा, अपोजिट भी चलेगा, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। और वो इस तरीके से चलेगा कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी है तो मैं उसको b इज इक्वल टू सी लिखूंगा। अगर मेरा कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो अपोजिट चल के मैं ये दिखाऊंगा कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। ये आपको समझ आया? तो R एक इंटीग्रल डोमेन है, ये आपको समझ आया? और R कॉम्यूटेटिव रिंग है, ये तो मुझे पता ही है। ये आपको समझ आया?
कुछ नहीं बोला मैंने, फाइनल एक समरी देता हूं क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को समझ ना आया हो, और अगर किसी को आ गया तो वो एक बार और सुन लेगा तो उसको काफी अच्छे से बेटर समझ आ जाएगा। ये आपको समझ आया? देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आर आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो आर इंटीग्रल डोमेन होगा सिर्फ और सिर्फ तभी अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा। ये आपको समझ आया? इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन लगी हुई है तो इसका कन्वर्स भी चलेगा, और कन्वर्स कुछ इस तरीके से होगा कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है इसका मतलब आर एक इंटीग्रल डोमेन होगा। ये आपको समझ आया? और ये तो मुझे पता है कि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। यहां पे बोलो भाई अगर कोई दिक्कत है तो, बोलने वाला कोई है नहीं, इसका मतलब मैं उम्मीद करूंगा समझ आ गया। ये आपको समझ आया? तो चलिए आगे हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है मेरे को स्टेटमेंट काफी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आया और आपने रिजल्ट शुरू कर दिया तो फिर रट्टाफिकेशन चलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। आपको समझ आया? स्टेटमेंट काफी अच्छे से क्लियर है। उसने बोला है आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा, और अगर कहीं कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है इसका मतलब आपका जो कोई भी सेट आर है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा, अगर मुझे कॉम्यूटेटिव रिंग पता है तो। ये आपको समझ आया? अब बढ़ता हूं मैं प्रूफ पे, क्योंकि अब मैं मान के चलूंगा आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं। देखिए ये तो मुझे पता है कि कोई भी सेट आर है वो कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें जनरली पता ही है। जनरली वी नो दैट, जनरली या फिर इट इज गिवन दैट, गिवन दैट लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। जनरली इट इज गिवन दैट आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, सी आर पूरा बड़ा लिखने से अच्छा छोटा सा सी आर मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग। उसके बाद देखिए हमें क्या कहां पे काम करना है, यहां पे। देन R इज एन इंटीग्रल डोमेन, R इंटीग्रल डोमेन होगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से लिखूंगा कि जनरली इट इज गिवन दैट R इज ए CR मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग, देन लेट, ये हम मान के चलेंगे, जो उसने दिया हुआ है ये हम मान के चलेंगे। तो उसने बोला हुआ है कि R इज एन इंटीग्रल डोमेन, देन लेट R इज एन इंटीग्रल डोमेन, then फिर we have to show that if a dot b is equal to a dot c, this implies that b is equal to c, where a is not equal to 0, पूरा डोमेन वही है सेम टू सेम, a is not equal to 0। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, आपको गिवन है कि R एक, ये तो जनरली गिवन है कि R कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ये गिवन है कि R एक इंटीग्रल डोमेन है, ये आपको गिवन है, और ये आपको करना है प्रूफ। तो आपको गिवन है, आपने मान लिया जो दिया था मैंने मान लिया कि लेट R इज एन इंटीग्रल डोमेन, R आपका एक इंटीग्रल डोमेन है। देन फिर we have to show that a dot b is equal to a dot c। अब यहां पर ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं, जो चीज आपको गिवन होता है उसको लेके मत चलिए प्रूफ में, उसको कभी लेके नहीं चलते। हमने आज से पहले ग्रुप थ्योरी में कम से कम, पूरा ग्रुप थ्योरी में कुछ नहीं तो कम से कम 30-35 थ्योरम तो देखी होंगी, इतनी तो मिनिमम कम से कम देखी होंगी, मैक्सिमम जो भी है। तो आपने वहां पर कई बार देखा होगा कि कई बार क्या हर बार ही देखा होगा कि जो चीज गिवन है उसे लेके नहीं चलते, उसका यूज होता है। आप समझ रहे हो? ये हमको उसने बोला हुआ है कि R एक इंटीग्रल डोमेन है, तो हमारी शुरुआत यहां से नहीं होगी, उसके कुछ ना कुछ लिंक से होगी, उसके कुछ ना कुछ मीनिंग से होगी कि इंटीग्रल डोमेन है तो ये हो रहा होगा, और फिर मैं यहां से शुरुआत करूंगा। ये आप समझ रहे हो? उसने बोला हुआ है कि वो इंटीग्रल डोमेन है, देन वी हैव टू शो दैट AB इज इक्वल टू AC अगर हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग है कि B इज इक्वल टू C होगा। इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर AB इज इक्वल टू AC होगा तभी जाके B इज इक्वल टू C होगा। इंटीग्रल डोमेन उसने बोला हुआ है, मुझे गिवन है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसने इंटीग्रल डोमेन दिया है, मैं उसको कभी आगे अपनी प्रूफ में यूज कर लूंगा कि वो इंटीग्रल डोमेन हो रहा था, इसलिए मैंने आगे वाली लाइन अपनी यहां पे लिखी। लेकिन काम देखिए कहां होगा, उसने बोला है कि अगर a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c हो रहा है, अगर ये वाली कंडीशन हो रही है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब कि b इज इक्वल टू c होगा, और यही मुझे प्रूफ करना है। ये आपको समझ आया? और जब भी ऐसी कंडीशन चलती है कि पहले इस पे काम हो रहा हो, फिर दिस इंप्लाइज दैट इस पे, पहले p पे काम हो रहा है, फिर दिस इंप्लाइज दैट q हो रहा है, मतलब p होने की वजह से ही काम q हो रहा है आपका। अगर ab इज इक्वल टू ac नहीं होता, अगर AB इज इक्वल टू AC नहीं होता तो B इज इक्वल टू C भी नहीं होता। इसलिए B इज इक्वल टू C कब आया? जब आपका AB इज इक्वल टू AC पे आया।
तो आप इस चीज को उठा के लेके चलोगे, इस चीज के ऊपर काम करोगे और फिर आगे चलते हुए इसको पूरा करते जाओगे। बीच में कहीं इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है जो उसने हमें गिवन दिया हुआ है, हमने लेट करा था, उसका हम लोग यूज कर लेंगे और फिर इसको प्रूफ कर देंगे। समझ आया भाई? दोबारा रिवाइज करूंगा क्योंकि काफी अच्छे से आना चाहिए। हम लोग इस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज क्यू, P इंप्लाइज Q, तो ये आपके पास गिवन है। इंप्लाइज कह रहा है B इज इक्वल टू C है, क्योंकि ये काम आपके पास गिवन था, ये काम हो रहा था, इसलिए आपके पास ये काम हो रहा है। ये आपको समझ, जैसे एग्जांपल मान लिए ये मंडे है, ये ट्यूसडे है और ये आपके पास रात के 12 बज रहे हैं। समझ आया? ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं। मैंने क्या करा, AB इज इक्वल टू AC को मंडे माना, B इज इक्वल टू C को ट्यूसडे माना और इंटीग्रल डोमेन को 12 बजे माना। तो आप क्या करोगे, मंडे के दिन पे सरवाइव कर रहे हो, मंडे के दिन पे काम कर रहे हो, बीच में आपको रात के 12 बजे मिलेगा, आप उसका यूज कर दोगे और जैसे ही रात के 12 बजे का यूज करोगे आप वैसे ही ट्यूसडे पे आ जाओगे। तो वही काम होगा कि आप इसके ऊपर काम करोगे, काम करते करते बीच में आपको कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको गिवन है, गिवन वाले का यूज करते हैं हम लोग। उसने बोला है कि भाई अगर आज रात में बारिश हो, सॉरी ये क्या बोल रहा हूं मैं, आप ऐसे जो भी उसने कंडीशन गिवन दी हुई है, ये समझ रहे हो, तो हम उसका यूज करेंगे। जैसे उसने बोला कि भाई आपको गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का यूज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, निकलूंगा घर से। अब घर में ऐसे कदम रखते मैंने ट्रेन पे तो रखा नहीं, मैं घर से निकला, रास्ते में मुझे ट्रेन का यूज करना पड़ा क्योंकि मुझे दिल्ली पहुंचना था, फिर जाके मैं दिल्ली पहुंचूंगा। पहले घर से मैं निकला, रास्ते में मैंने ट्रेन का यूज करा और फिर मैं दिल्ली पहुंचा। तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना होगा, हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसका यूज करते हुए, इंटीग्रल डोमेन का यूज करते हुए यहां पर आएंगे। ये आपको समझ आया? अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि लगता है मैंने समझा दिया काफी अच्छे से। ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है AB इज इक्वल टू AC। अच्छा एक बात और अब समझ रहे हो तो समझ रहे हो, कोई बात नहीं, लंबा बनेगा वीडियो, लंबी बनेगी, हम सर्वाइव कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर वो ये कंडीशन नहीं देता, दिस इंप्लाइज वाला मीनिंग नहीं देता और वो ये कहता कि ये हो रहा है इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन पूरा मान लीजिए, ये कंडीशन उसने नहीं दी, उसने कहा इंटीग्रल डोमेन है, इफ एंड ओनली इफ, अगर आपकी ये वाली कंडीशन हो रही है, सिर्फ ये वाली कंडीशन हो रही है, ये उसने दिया ही नहीं, तो आप क्या करते, इसके ऊपर काम करते और फिर धीरे धीरे यहां पर आते। लेकिन उसने कहा है ये है इफ एंड ओनली इफ, ये फिर दिस इंप्लाइज दैट, ये इसका मीनिंग, आप इसके ऊपर काम करोगे फिर यहां तक पहुंचोगे। ये समझ आए? अगर ये मीनिंग नहीं देता आपको, अगर ये B इज इक्वल टू C नहीं देता, तो आप सिर्फ इंटीग्रल डोमेन के ऊपर काम करते और फिर अपने स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर आप पहुंच जाते। लेकिन उसने इसके बाद कह रहा है ये होने की वजह से ये हुआ है, तो आप इसके ऊपर काम करोगे, इसका यूज करोगे, क्योंकि वो गिवन है। जो आपको हाइपोथेसिस, मतलब गिवन जो होता है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो जो आपको हाइपोथेसिस गिवन, मतलब जो हाइपोथेसिस है उसका यूज करा जाता है, ये आप समझ रहे हो, इसलिए हम लोग इसको आगे कहीं यूज करेंगे। तो A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C है। अब आप जानते हो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं ये A B C सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं R में, और R आपका एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब कॉम्यूटेटिव रिंग में क्लोजर वाली प्रॉपर्टी आती है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन क्लोजर वाली प्रॉपर्टी आती है, इसका मतलब चाहे आप A बिलोंग कर रहा है R में, B बिलोंग कर रहा है R में, तो AB का क्लोजर, मल्टीप्लीकेशन क्लोजर AB भी बिलोंग करेगा R में। A बिलोंग कर रहा है R में, C बिलोंग कर रहा है R में, तो AC का मल्टीप्लीकेशन क्लोजर जो है, क्लोजर मल्टीप्लीकेशन, वो भी बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब AC भी बिलोंग कर रहा है R में। अब क्योंकि वो रिंग है, तो रिंग होने का मतलब है उसके पास हर एक एडिटिव एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब क्योंकि AC बिलोंग कर रहा है R में, तो AC का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। तो आप लिख सकते हो इसको कि A डॉट B माइनस का A डॉट C इज इक्वल टू A डॉट C माइनस का A डॉट C लिख सकते हो, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब A डॉट C में से A डॉट C जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, क्योंकि AC और ये वाला माइनस का AC एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो यहां पर आपका ये कैंसिल होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा A डॉट B माइनस का A डॉट C इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आए? अब ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं इसको देखिए, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि R आपका एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग में तो रिंग में 8th नंबर की प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। तो अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना? एक सेकंड प्लीज।
हाँ क्लियर है। तो क्या हाँ, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है 8th नंबर की, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पे। तो यहाँ पे देखिए ए बी माइनस का ए सी लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस का सी, ये आपको समझ आया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी लगा दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से ही तो ये वाला ए डॉट बी पे भी जाएगा और ये वाला ए डॉट सी पे भी जाएगा, तो वही तो यहाँ लगा हुआ है कि ए डॉट बी माइनस का ए डॉट सी, ये आपको समझ आया। अब देखिए ध्यान से, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, अब मैं यूज करूंगा इंटीग्रल डोमेन का जो मुझे गिवन है। देखिए उसने कहा है कि आपके पास एक क्वांटिटी ए है और एक अनदर क्वांटिटी बी माइनस का सी है और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इंटीग्रल डोमेन में 3 चीज आती हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग मतलब 2 चीज हो गई, सीआर मतलब 2 चीज हो गई, और तीसरा आता है विदाउट जीरो डिवीजर। तो उसने कहा है कि ये आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग तो होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरी कंडीशन जाके डिपेंड होती है जीरो डिवीजर पे। इंटीग्रल डोमेन का यूज करूंगा, इंटीग्रल डोमेन में 2 चीज मतलब जनरली 3 आती हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग 2 चीज जिसमें हो गई, और एक अनदर चीज आती है विदाउट जीरो डिवीजर, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। तो वहां पर उसने जनरली, ये हमें गिवन है जनरली कि वो आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसको तो हम ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई वो हमें पता है, समझ आया आपको। उसके बाद यहां से कंडीशन है कि हमने लेट करा वो एक इंटीग्रल डोमेन है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग के अलावा इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवीजर की कंडीशन आती है कि वो आपका जीरो डिवीजर नहीं होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवीजर वाली कंडीशन आती है। और विदाउट जीरो डिवीजर का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी 2 क्वांटिटी की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई एक 0 तो जरूर होगा, ये विदाउट जीरो डिवीजर में आता है। तो यहां पर ध्यान से आप देख सकते हैं कि इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका साफ साफ मतलब है कि या तो a इज इक्वल टू 0 होगा या तो b माइनस का c इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये उसने हमें गिवन भी दिया हुआ है, तभी तो हमारा कैंसिलेशन होल्ड करेगा। तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसने दिया हुआ है कि a 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कौन 0 होगा, फिर b माइनस का c 0 होगा। और अगर b माइनस का c इज इक्वल टू 0 है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि b इज इक्वल टू c होगा। और अगर आपको पता है कि अगर b माइनस c इज इक्वल टू 0 है तो मैंने b इज इक्वल टू c क्यों लिखा, आपको पता है? पता है? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए किस लिए, क्योंकि आपने एक क्वांटिटी b में से एक क्वांटिटी c को घटाया तो आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है, इसका मतलब b और c एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तभी तो यहां पर b में से c गया तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो फाइनल कंडीशन b इज इक्वल टू c, ये आपको समझ है। तो रिजल्ट आपके पास ये आ गया और b इज इक्वल टू c, और आपको यही प्रूफ करना था यहाँ पे, ये आपको समझ है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर काम करा, बीच में आगे चल के कहीं मैंने इंटीग्रल डोमेन का यूज करा और फिर अपने इस रिजल्ट को लिख दिया। अब मैं करूंगा कन्वर्स वाले स्टेटमेंट प्रूफ, क्योंकि ये तो नेसेसरी वाली कंडीशन थी, ये तो नेसेसरी वाली कंडीशन थी, अभी चलेगी मेरी सफिशिएंट वाली कंडीशन। तो ध्यान से देखिएगा उसको, इसको रफ कर दे, ठीक है। सफिशिएंट वाली कंडीशन, सफिशिएंट वाली कंडीशन में भी, मतलब कन्वर्स वाली स्टेटमेंट में भी, सफिशिएंट वाली कंडीशन में भी, बैकवर्ड वाली कंडीशन में भी, अपोजिट वाली कंडीशन, चाहे जो बोलना चाहे, तो उस वाले में स्टेटमेंट क्या आएगा, आपको ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन दैट, अच्छा पहले जनरली तो ये पता है आपको, जनरली गिवन दैट कि R आपका R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, R आपका CR है, ये आपको पता है। आप ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ पर गिवन होगा लाइट वाली कंडीशन, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है इसलिए आपको कन्वर्स करना था। तो कन्वर्स वाले में आप इसको मान के चलोगे और यहाँ प्रूफ करोगे। तो आपको ये गिवन है लाइट कि अगर इफ a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू c, कि अगर मेरे को कहीं भी ab इज इक्वल टू ac मिल गया तो वहां पर मैं b इज इक्वल टू c लिख दूंगा। ये मेरे को पता है क्या, कि अगर कहीं पर भी ab इज इक्वल टू ac मिल गया तो मैं उसे b इज इक्वल टू c लिख दूंगा। और मेरे को क्या प्रूफ करना है, that now we have to show that R is an integral domain. R is an integral domain. अब देखिए ये वाली कंडीशन आपको गिवन है कि अगर AB इज इक्वल टू AC होगा, दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू C है।
और R आपका एक इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब उसके पास तीन कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली कि R आपके पास कॉम्यूटेटिव है, सॉरी रिंग है, रिंग भी कॉम्यूटेटिव रिंग है, और उसके अलावा जीरो डिवीजन। और ये जनरली हमें पता है कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो हमारे पास क्या बचा कि वो विदाउट जीरो डिवीजन, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवीजन वाली कंडीशन आती है। इसका मतलब मुझे विदाउट जीरो डिवीजन वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करोगे। सबसे पहली बात, आपको प्रूफ क्या करना है? विदाउट जीरो डिवीजन। और विदाउट जीरो R इज एन इंटीग्रल डोमेन मीन्स मतलब मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट if a dot b is equal to 0, this implies that either a is equal to 0 और b is equal to 0, क्योंकि विदाउट जीरो डिवीजन में यही कंडीशन आती है। कॉम्यूटेटिव रिंग का तो मुझे पता है, इंटीग्रल डोमेन में कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन आता है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग मुझे पता है, बचा मेरे पास विदाउट जीरो डिवीजन। तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि अगर a डॉट b इज इक्वल टू 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट या तो a इज इक्वल टू 0 होगा या तो b इज इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली कंडीशन आपके पास फिर से वही दिस इंप्लाइज आ गया, तो फिर से आप इसके ऊपर काम करोगे, बीच में आपको कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी और फिर आप यहां पे पहुंचोगे। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए कैसे करोगे। इसके ऊपर ये करें ना हम, देखिए ध्यान से देखिए जो मैं बोलूंगा कि आपको पता है ये a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो इसके स्टेटमेंट में यहां पर आ रहा है और मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कई बार कि जब भी किसी रिजल्ट में और वाली कंडीशन आती है तो हम उसको ऐसे प्रूफ करेंगे। उसको करने का तरीका ये होता है कि या तो ये काम हो रहा है या तो ये काम हो रहा है, तो हम पहले मान के चलेंगे कि ये देखिए या तो ये काम हो रहा है या तो ये काम हो रहा है। तो दो तरीके हमारे पास, अगर ये काम हो रहा है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर ये काम हो रहा है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ आया? ये काम हो रहा है तो और लगा है, इसका मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये वाला काम हो रहा है तो ये वाली कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या बोलने वाला हूं मैं। यहां पर उसने बोला हुआ है कि जो यहां पे मैं मान लूंगा सबसे पहले कि या तो a बराबर 0 होगा या तो a बराबर 0 नहीं होगा। यह आपको समझ आया? मैं क्या मान के चलूंगा? और वाली कंडीशन लगे, क्योंकि और में या चलता है, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। तो मैं पहले इस वाली चीज को उठाऊंगा, इस a इज इक्वल टू 0 को उठाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि इफ a इज इक्वल टू 0, कि अगर a मेरे पास 0 हो गया तो मेरे पास प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू 0 में अगर मैंने a इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया तो b को मैं 0 प्रूफ करूं या ना करूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडीशन और लगी हुई है। और क्यों लगा था? इस वाली कंडीशन से। ये आपको समझ आया? अगर a इज इक्वल टू 0 होगा, इफ a इज इक्वल टू 0 देन वी हैव नथिंग टू प्रूफ, देन वी हैव नथिंग टू प्रूफ, देन वी हैव नथिंग टू प्रूफ। हमें कुछ प्रूफ करने के लिए बचा ही नहीं। बट लेकिन इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ तब क्या करना है? आपको समझ आया? अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो b को मैं 0 प्रूफ करूं नहीं करूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडीशन में लगा था और लगा था इसकी वजह से, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी 0 होती है, तो कोई ना कोई एक की वजह से और लगा था। तो अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास प्रूफ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर a 0 के बराबर नहीं हुआ तो a 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मुझे पक्का प्रूफ करना है कि b जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अब ध्यान से देखिए, a 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैं इसके ऊपर, जैसे मैं पीछे बता रहा था ना नेसेसरी वाली कंडीशन में कि इंप्लाइज लगा हुआ है, तो इसके ऊपर काम करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन हमें गिवन है और इसे प्रूफ करेंगे। ये आप समझ रहे हो? तो हम इसके ऊपर काम करेंगे कि a डॉट देन a डॉट b इज इक्वल टू 0, और a डॉट b इज इक्वल टू 0 को आप लिख सकते हो क्या? a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट 0, ये आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास a 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 होता तो हो सकता है मैं ना लिखता इसको, लेकिन a 0 के बराबर, वरना फिर वो इंफिनिटी वगैरह वाली कंडीशन, लेकिन a 0 के बराबर है तो मैं यहां पर लिख सकता, a 0 के बराबर नहीं है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट 0 होगा। ये आपको समझ आया? अब क्या गिवन है? गिवन आपको ये है, क्योंकि देखिए
आप इसके ऊपर काम कर रहे थे, ये कंडीशन आपको गिवन थी, तो इसका यूज करोगे। शुरुआत यहां से करोगे, इसके स्टेप पे आगे बढ़ते बढ़ते बीच में कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी और इसको प्रूफ करोगे। तो मैंने शुरुआत इससे करी, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 से, थोड़ा और आगे बढ़ा, मुझे अब इस चीज की जरूरत पड़ेगी और फिर मैं यहां पर पहुंचूंगा। तो देखिए उसने बोला है, वो सामने वाला कह रहा है कि अगर कहीं पर भी भाई हमें a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी मिलेगा, तो मैं a से a फटाक से काट के सीधा b इज इक्वल टू सी लिख दूंगा। तो यहां पर देखिए a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट 0 लिखा हुआ है। अब कुछ भी लिखा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा a से a, उससे कोई दिक्कत नहीं, a क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सीधा b इज इक्वल टू सी लिखूंगा। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, b इज इक्वल टू सी की जगह क्या लिखा हुआ है 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। तो आपको यही प्रूफ करना था कि अगर a 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब डेफिनेटली पक्का b 0 के बराबर होगा। और आपने इसको प्रूफ करा इसकी मदद से, क्योंकि ये हाइपोथेसिस आपको गिवन था। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन चल रही है तो कन्वर्स वाले स्टेटमेंट में, ये आपको समझ आया। तो ये कंडीशन जो थ्योरम थी वो हम लोगों को प्रूफ करना था, ये आपको समझ आया। और क्योंकि देखिए अब आप इसको विदाउट जीरो डिवीजन तो प्रूफ कर चुके हो, कॉम्यूटेटिव रिंग आपको जनरली पता ही है, तो आपका पूरा दोनों मिलकर कंबाइन होकर क्या बन गया, इंटीग्रल डोमेन। और आपको यही प्रूफ करना था, इंटीग्रल डोमेन। ये आपको समझ आया। तो ये उसका थ्योरम का रिजल्ट था, ये आपको समझ आया। तो जो हम लोग बचपन में ऐसे, मेरे को थोड़ी सी चीज और बतानी है अभी, इसको रफ कर दो, ठीक है। तो जो, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, तो जो हम लोग बचपन में ऐसे काट दिया करते थे कि अगर कहीं पर भी मान लो 2x, कहीं पर भी x इंटू 2 बराबर x इंटू वाई लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। अगर कहीं पर भी x इंटू 2 बराबर x इंटू वाई लिखा हुआ है, तो हम लोग सीधा x से x काट के x इंटू 2, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं ऐसे लिख देता हूं, x इंटू 2 बराबर x इंटू मान लीजिए कहीं पर भी y लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे, सीधा x से x काट के y इज इक्वल टू 2 लिख देते थे। तो ये x तभी कटा था, समझ रहे हो, ये x इसलिए कटा था क्योंकि ये वाली कंडीशन एक इंटीग्रल डोमेन है, ये आप समझ रहे हो, ये इंटीग्रल डोमेन है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन है, इसलिए आपने क्या करा, x से x काट दिया और x आपका नॉन जीरो एलिमेंट था। ये आपको समझ आया। कहीं पर भी बचपन में आपको ऐसे मिलता था कि 2 इंटू में x प्लस का y बराबर 2 इंटू में कुछ भी ऐसा 3 प्लस का 0 या कुछ भी, जनरली ऐसे कुछ भी, या 3 सिर्फ मान लीजिए, तो आप क्या करते थे, जनरली 2 से 2 काट देते थे। वो इसलिए कटा था क्योंकि ये कंडीशन इंटीग्रल डोमेन थी, इंटीग्रल डोमेन होने की वजह से ही आप उसको जनरली यहां से यहां काट देते थे। लेकिन हर चीज ऐसे नहीं काट सकते, हर जगह कैंसिलेशन, ये मैंने करवाया, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ था कि लेफ्ट से लेफ्ट काट दिया। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, राइट कैंसिलेशन, बस आपको इस बार राइट में कैंसिल करना है। तो ये हर जगह जरूरी नहीं है कि कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो, चाहे वो लेफ्ट हो कैंसिलेशन हो, चाहे वो राइट कैंसिलेशन हो। जैसे मैं एक चीज दिखाता हूं काफी अच्छे से, काफी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हमें देखिए हमने किसी चीज को प्रूफ कर दिया, लेकिन कुछ कंडीशन है कि वो उसके ऊपर लागू नहीं होती, तो हम लोग उसको एग्जांपल के थ्रू से दिखाते हैं। और वो इसको इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे ध्यान से देखिए, आप जानते हो जेड क्या ले, Z7 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं। Z6 जो होता है उसके अंदर, समझ रहे हो ना, इंटीजर मॉडुलो n, Z6 जो होता है वो 0 1 2 3 4 5 होता है, इंटीजर मॉडुलो n वाला। तो आप इसमें ध्यान से जानते हो कि रिजल्ट जो है यहाँ पर 2 इंटू 3 जो है वो बराबर होगा 4 इंटू 3 के, क्योंकि 2 इंटू 3 आपको 6 देगा, 6 से 6 डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। यहां पर भी 4 3 जा 12 देगा, 12 6 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपको 0 देगा। ये आपको समझ आया। इसका मतलब आप यहां से 3 से 3 थोड़ी काट सकते हो, मैंने जानबूझ के राइट वाला लिया क्योंकि लेफ्ट तो करवा चुका हूं, राइट वाला समझा रहा हूं। तो आप यहाँ पे 3 से 3 काट दोगे क्योंकि आपका कैंसिलेशन हो गया। इसका मतलब क्या मिलेगा, 2 बराबर 4। तो क्या कभी 2 बराबर 4 होता है, नहीं होता। इसका मतलब कंडीशन गलत है, आप समझ रहे हो। तो और वैसे इसका मतलब कंडीशन गलत है, इसका मतलब कैंसिलेशन तभी हो सकता था, ये कैंसिलेशन होके तभी बराबर देता जब ये इंटीग्रल डोमेन होता। इसका मतलब ये कैंसिलेशन लॉ होके इसने कट पिटा के पूरा बराबर रिजल्ट नहीं दिया। तो बराबर नहीं दिया इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होता तो बराबर दे देता, बराबर नहीं दिया तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और आप इंटीग्रल डोमेन में हम लोगों ने इसे देखा भी था कि इंटीग्रल डोमेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ये आपको समझ आया, क्योंकि यहाँ पे
2 भी नॉट इक्वल टू 0 है, 3 भी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये 0 डिवीजर हो गया और मुझे इंटीग्रल डोमेन में चाहिए विदाउट 0 डिवीजर। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर जगह कैंसिलेशन लो अलाउ हो और आप सीधा कट से कट काट के सीधा 2 इज इक्वल टू 4 लिख दो। आपको काटने से पहले इस बात का काफी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिजल्ट जो आपने काटा है वो इंटीग्रल डोमेन है या इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ये आपको समझ आया? ऐसी मैट्रिक्स में भी हो सकता है, क्योंकि आप मैट्रिक्स पढ़ते हो तो वहां पर भी आप किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, फिर किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट बराबर आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कट के मैट्रिक्स बराबर है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करना। यहां पर a इज इक्वल टू कह रहा है 1 1 1 1, b इज इक्वल टू कह रहा है 2 0 0 2 और आपसे c इज इक्वल टू कह रहा है 1 1 0 0 1 1 0 0। तो आप यहाँ पे एक बात काफी अच्छे से देख सकते हो कि जो आप खुद करना, ये होमवर्क है कि यहाँ पर आप देख सकते हो AC बराबर BC होगा, मल्टीप्लाई करना आता है ना, ये क्वांटिटी ऐसे ये क्वांटिटी ऐसे, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू BC है, इसका मतलब आप C से C काट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू B मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या A और B बराबर है? नहीं है भाई, यहाँ पे 1 1 1 1 है, यहाँ पे 2 0 0 2 है, तो बराबर तो नहीं है। इसका मतलब आपने काटने से पहले ये ध्यान नहीं दिया कि वो इंटीग्रल डोमेन है या फिर इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये मैट्रिक्स इंटीग्रल डोमेन नहीं है। आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन। तो ये होमवर्क है, इसे चेक करना। बाकी मैंने समझाया, उसकी थ्योरम थी और एग्जांपल था। आपका इंटीग्रल डोमेन का टॉपिक जो था उसके ऊपर थ्योरम खत्म हो चुकी है ये वाली, अभी तो और थ्योरम चलेंगी। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू बाय।